जरा एक पल के लिए एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां तापमान सीधा -60 डिग्री तक गिर जाता है। उफ, -60। या मतलब वहां तो खून भी जम जाए। बिल्कुल, एक ऐसा वीरान बर्फीला इलाका जिसे धरती का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां दुश्मन की गोलियों से ज्यादा मौतें तो सिर्फ वहां की हवा और बर्फ से हो जाती हैं। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी खौफनाक लेकिन बेहद दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। मेरा मतलब है काराकोरम पर्वतमाला। सही कहा। और जो बेहतरीन नोट्स और सोर्स मटेरियल आज हमारे पास है ना, हम्म, वो इस जगह को महज पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं बताते। वो इसे एक जियोपॉलिटिकल और क्लाइमेट टाइम बॉम्ब की तरह दिखाते हैं। एकदम सही। अक्सर लोग इसके बारे में बस ऊंचाई के कुछ आंकड़े रट लेते हैं और बात खत्म कर देते हैं। हाँ, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज हम उन आंकड़ों के पीछे की असलियत को समझेंगे। जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये सेशन एक मास्टर क्लास होने वाला है। बिल्कुल। भूगोल, भू राजनीति और जलवायु विज्ञान, तीनों को आज हम एक साथ जोड़कर देखने वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है शुरुआत पहाड़ की ऊंचाई से नहीं, बल्कि उसकी नींव से करनी चाहिए। मतलब आखिर ये पहाड़ बने कैसे? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, इस टकराव की शुरुआत किसी इंसान ने नहीं की थी। करीब 55 मिलियन वर्ष पहले जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी ना, तब इसका निर्माण हुआ था। 55 मिलियन वर्ष पहले? मतलब ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था? बिल्कुल नहीं। और इसे ट्रांस हिमालयन प्रणाली का हिस्सा कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई ही 6100 मीटर है। एक मिनट, यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है जो अक्सर स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज करता है। क्या ये काराकोरम सिर्फ मुख्य हिमालय का ही एक और विस्तार है, या इसकी अपनी कोई अलग कहानी है? बहुत ही बढ़िया पॉइंट उठाया आपने। देखिए, ट्रांस हिमालय का मतलब ही होता है मुख्य हिमालय के पार। अच्छा, मतलब ये हिमालय से अलग है। एकदम अलग। और उससे पहले का, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी ना, तो सबसे पहला और सबसे जोरदार क्रैश इसी इलाके में हुआ था। मुख्य हिमालय तो उसके बाद बना है। ओह, तो हम कह सकते हैं कि काराकोरम उस प्राचीन महाद्वीपीय टक्कर का सबसे पहला शॉक अब्जॉर्बर था। बिल्कुल सही। इसी वजह से ये पहाड़ इतने प्राचीन और जटिल हैं। और आज ये एक ऐसा त्रिकोणीय जंक्शन बन गया है जहां दुनिया के 3 सबसे बड़े भू राजनीतिक खिलाड़ी आमने सामने हैं। हाँ, भारत का लद्दाख, पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान और चीन का शिनजियांग प्रांत। इसे इस तरह समझें जैसे दुनिया के 3 सबसे ताकतवर देश एक ही बहुत ऊंचे और खतरनाक चौराहे पर आकर खड़े हो गए हैं। और वो चौराहा कोई आम चौराहा नहीं है। वो 8000 मीटर का डेथ जोन है। डेथ जोन, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी डेथ जोन में मौजूद है K2, जो 8611 मीटर के साथ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सिर्फ K2 ही नहीं, गशेरब्रूम 1, ब्रॉड पीक और गशेरब्रूम 2 जैसी विशाल चोटियां भी यहीं मौजूद हैं। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। मतलब K2 माउंट एवरेस्ट से छोटा है ना? फिर भी पर्वतारोहियों के लिए ये ज्यादा खतरनाक और जानलेवा क्यों माना जाता है? क्या सिर्फ मौसम इसका कारण है? मौसम तो एक फैक्टर है ही, लेकिन असली खेल इसकी बनावट का है। एवरेस्ट की चढ़ाई मुख्य रूप से एक लंबी और थका देने वाली ढलान जैसी है, लेकिन K2 की भौगोलिक संरचना बिल्कुल अलग है। वो कैसे? देखिए, काराकोरम मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस जैसी कायांतरित और आग्नेय चट्टानों से बना है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराईं, तो ये बेहद कठोर चट्टानें एक नुकीले पिरामिड की तरह ऊपर उठ गईं। मतलब ये एवरेस्ट की तरह ढलान नहीं है, बल्कि एक एकदम खड़ी दीवार है। बिल्कुल। K2 पर चढ़ने का मतलब है एक सपाट 90 डिग्री की काट जैसी खड़ी दीवार पर चढ़ना। वहां एवरेस्ट की तरह शेरपाओं द्वारा पहले से लगाई गई रस्सियां या सीढ़ियां नहीं मिलती। बाप रे! और मैंने सुना है कि वहां तक पहुंचने के रास्ते भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। एकदम सही। कॉनकॉर्डिया और 5625 मीटर ऊंचा गोंडोगोरो ला पास, ये रास्ते खुद में मौत का कुआं है। ये तकनीकी रूप से पहाड़ों की चढ़ाई का सबसे क्रूर इम्तिहान है। और दिलचस्प बात यह है कि इन चट्टानों के नीचे नीलम और पुखराट जैसे कीमती खनिज दबे पड़े हैं, लेकिन उन्हें निकालना तो जैसे मौत को दावत देना है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण और मौसम दोनों से एक साथ लड़ना पड़ता है। खैर, पत्थरों और खड़ी चट्टानों के बाद अब जरा उन घाटियों की बात करते हैं जो इन पहाड़ों के बीच मौजूद हैं।
हम आमतौर पर ग्लेशियरों को सिर्फ बर्फ का टुकड़ा समझ लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। बिल्कुल। असल में ये विशाल जमे हुए वाटर टैंक हैं। इस क्षेत्र को धरती का तीसरा ध्रुव ऐसे ही नहीं कहा जाता। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाद ये मीठे पानी का सबसे बड़ा भंडार है। और इसी भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर, 76 किलोमीटर लंबा, ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है ये। सिर्फ सियाचिन ही नहीं, बाल्टोरो और बियाफो जैसे विशाल ग्लेशियर्स भी यहीं हैं, और इन्हीं से जन्म लेती हैं नुब्रा और श्योक जैसी नदियां। हाँ, और यही नदियां आगे चलकर पूरे सिंधु नदी तंत्र को जीवन देती हैं। सोचिए, अगर ये ग्लेशियर पिघलना बंद कर दें या सूख जाएं, तो पूरी सिंधु घाटी ही प्यासी मर जाएगी। मैदानी इलाकों में पनप रही पूरी सभ्यता का स्विच इन्हीं ग्लेशियरों के पास है। बिल्कुल, बात सिर्फ बर्फ की नहीं है, पानी के कंट्रोल की है। और जहां पानी हो, जमीन हो और 3 देशों की सीमाएं टकरा रही हों, वहां तो संघर्ष होना तय ही है। और यहीं से सियाचिन के मानवीय और रणनीतिक पहलू की तस्वीर सामने आती है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र 1984 का ऑपरेशन मेघदूत, भारतीय सेना ने सोल्टोरो रिज पर नियंत्रण किया था। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है जिसके बारे में एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। पॉइंट NJ4984। एकदम सही। ये वो बिंदु है जहां नियंत्रण रेखा आधिकारिक रूप से खत्म हो जाती है और उसके आगे का पूरा बर्फीला इलाका एक खुला सामरिक अखाड़ा बन जाता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है वो है 20,000 फीट या 6,000 मीटर की ऊंचाई पर सेना की तैनाती। मतलब अगर एक सैनिक वहां तैनात है तो उसका असली युद्ध दुश्मन से नहीं बल्कि खुद प्रकृति से है। 100%। 20,000 फीट पर इंसानी शरीर काम करने के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। वहां ऑक्सीजन का स्तर समुद्र तल के मुकाबले आधा रह जाता है। और तापमान -50 से -60 डिग्री। हाँ, दुश्मन की गोली तो बाद में आएगी। सबसे पहले वहां का मौसम इंसान को अंदर से तोड़ना शुरू करता है। एवलांच यानी हिमस्खलन और बर्फ के नीचे छिपी खाइयां पल भर में इंसानों को निगल जाती हैं। और वो जो मेडिकल खतरे हैं, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा यानी हापो और एक्यूट माउंटेन सिकनेस, ये शरीर के साथ असल में करते क्या हैं? हापो तो एक बहुत ही भयानक शारीरिक प्रतिक्रिया है। इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव इतना कम हो जाता है कि शरीर की रक्त वाहिकाओं से तरल पदार्थ रिस कर सीधे फेफड़ों में भरने लगता है। उफ, मतलब इंसान अपने ही फेफड़ों के पानी में डूबने लगता है बिना किसी नदी या समंदर के। बिल्कुल। और एक्यूट माउंटेन सिकनेस में ऑक्सीजन की कमी से दिमाग में सूजन आने लगती है, मति भ्रम होने लगता है। इसके अलावा फ्रॉस्टबाइट तो है ही, जिसमें शरीर के अंग काले पड़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि अत्यधिक ठंड में शरीर खून को हाथ पैर की उंगलियों से खींचकर दिल और दिमाग की तरफ भेजने लगता है ताकि इंसान जिंदा रहे। इसका नतीजा ये होता है कि उंगलियों में खून जम जाता है और अंग काटने पड़ जाते हैं। कड़वा सच यही है कि वहां गोलियों से ज्यादा मौतें मौसम से होती हैं। लेकिन इंसान की जिद भी देखिए, इतनी अमानवीय परिस्थितियों के बावजूद कनेक्टिविटी और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। भू राजनीति का खेल ही ऐसा है। काराकोरम हाईवे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा और प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा कहा जाता है। यह पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा पक्का मार्ग है। और इसी से जुड़ा है CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। चीन को अरब सागर तक सीधी पहुंच चाहिए ताकि वो लंबी समुद्री यात्राओं पर निर्भर ना रहे। और ये गलियारा विवादित गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है। देखिए, यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इस मुद्दे पर अलग-अलग देशों के अपने स्पष्ट रुख हैं। बिल्कुल, और हम यहाँ किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सोर्स मटेरियल में दिए गए तथ्यों को सामने रख रहे हैं। सही कहा। भारत का स्पष्ट रुख है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है। वहीं पाकिस्तान इसे अपनी प्रांतीय इकाई बनाने का प्रयास कर रहा है और चीन के साथ अपने आर्थिक हित देख रहा है। कुल मिलाकर ये एक ऐसा इलाका है जहां भूगोल ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर रहा है। लेकिन इंसान चाहे जितनी कूटनीति कर ले, प्रकृति के अपने अलग नियम हैं। और काराकोरम में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रखा है। आप काराकोरम विसंगति या काराकोरम अनोमली की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से उबल रही है, मुख्य हिमालय के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, लेकिन केंद्रीय काराकोरम में ग्लेशियर पिघलने के बजाय स्थिर हैं या बल्कि बढ़ रहे हैं। ये सच में एक चमत्कार जैसा लगता है। मतलब
पूरी दुनिया का थर्मोस्टेट गर्म हो रहा है, लेकिन काराकोरम ने जैसे अपना खुद का एसी लगा रखा है। ऐसा कैसे संभव है? इसके पीछे का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देखिए, सर्दियों में भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर से नमी भरी हवाएं उठती हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। हाँ, और जब ये तेज हवाएं काराकोरम की 8000 मीटर ऊंची चट्टानों से टकराती हैं तो उन्हें ऊपर उठना पड़ता है। अत्यधिक ऊंचाई और भयंकर ठंड के कारण ये सारी नमी भारी बर्फबारी के रूप में वहीं गिर जाती है। नोट्स के मुताबिक सर्दियों में कुल हिमपात का 65% और वर्षा का 53% इसी पश्चिमी विक्षोभ से आता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले 2 दशकों में इन पश्चिमी विक्षोभों की तीव्रता में 10% की वृद्धि हुई है। ओह, मतलब दुनिया जितनी ज्यादा गर्म हो रही है, काराकोरम में उतनी ही ज्यादा बर्फबारी हो रही है। गर्मी में भी तापमान इतना नहीं बढ़ता कि सारी बर्फ पिघल जाए। बिल्कुल, यही वो शील्ड है जो इसे पिघलने से बचा रही है। प्रकृति का ये संतुलन कमाल का है और इतने ठंडे और शुष्क वातावरण में भी जीवन अपना रास्ता खोज ही लेता है। वन्य जीवों में यहाँ हिम तेंदुआ, भूरा भालू और एस्टोर मार्खोर पाए जाते हैं। हाँ, वो विशाल घुमावदार सींगों वाली जंगली बकरी है ना? एकदम सही। और वनस्पतियों में कैपरिस हिमालयंसिस और एफेड्रा जैसी सूखा प्रतिरोधी प्रजातियां मिलती हैं। अब चूंकि ये मास्टर क्लास प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए है, तो एक तुलनात्मक विश्लेषण बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर मुख्य हिमालय और काराकोरम को एक ही समझ लेते हैं। ये एक बहुत आम गलती है, तो चलिए इसे स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहला अंतर तो स्थान का ही है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की मुख्य सीमा पर है, जबकि काराकोरम उत्तर पश्चिम में ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है। और जलवायु भी बिल्कुल अलग है। हिमालय मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, जहां निचले ढलानों पर घनी वनस्पति है, जबकि काराकोरम एक ठंडा शुष्क इलाका है जो पश्चिमी विक्षोभ पर निर्भर है। ग्लेशियरों का अंतर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। गंगोत्री जैसे हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जबकि सियाचिन और बेल्तोरो स्थिर हैं। और संरचना के मामले में काराकोरम में ग्रेनाइट की नुकीली खड़ी चट्टानें हैं, न कि हिमालय जैसी ढलानें। ये तुलना एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी चर्चा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो सीधा एग्जाम्स में काम आएगा। मैं 5 महत्वपूर्ण तथ्य दोहराती हूँ, और श्रोता चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। पहला, K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है। दूसरा, सियाचिन ग्लेशियर 76 किलोमीटर लंबा है और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हुआ था। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, काराकोरम विसंगति का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। चौथा, नुब्रा और श्योक नदियां यहीं से निकलती हैं। और पांचवा, ये भारत, पाकिस्तान और चीन का एक 3 जंक्शन है। बहुत बढ़िया। अब जरा 1-2 MCQs भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। पहला प्रश्न जो अक्सर आता है, सियाचिन की सटीक स्थिति क्या है? इसका सही उत्तर है कि यह नुब्रा घाटी के उत्तर में और पॉइंट NJ 9842 के पास स्थित है। और इसके पीछे का तर्क हमने अभी ऑपरेशन मेघदूत वाले सेक्शन में विस्तार से समझा था। सही कहा। दूसरा प्रश्न, काराकोरम विसंगति का कारण क्या है? तो इसका सीधा उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागर से नमी लेकर आता है और भारी बर्फबारी करवाता है। बिल्कुल। तो आज के इस सेशन से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि काराकोरम केवल पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं है। ये भू राजनीति का केंद्र है, जलवायु का एक गहरा रहस्य है और अदम्य मानवीय साहस का प्रतीक है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही खूबसूरत कोट लिखा था, सफलता ऊंचाइयों की मोहताज नहीं, आपके हौसलों की उड़ान है। क्या बात है! बहुत ही सटीक लाइन है ये उन सैनिकों और पर्वतारोहियों के लिए जो इस दुर्गम जगह पर डटे हुए हैं। खैर, इस डीप डाइव को हम एक ऐसे विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दें। वो क्या? देखिए, प्रकृति ने काराकोरम को पश्चिमी विक्षोभ का कवच देकर ग्लोबल वार्मिंग से तो बचा लिया है, लेकिन इंसान सड़कों, परियोजनाओं और युद्धों के जरिए जिस तरह वहां दखल दे रहा है, क्या ये अछूता पर्वत इंसानों की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से खुद को बचा पाएगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या इंसानी दखल अंततः इस काराकोरम विसंगति के प्राकृतिक कवच को भी तोड़ देगा? इस सवाल का जवाब तो शायद भविष्य ही देगा, लेकिन इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आप लोग इस विषय पर और गहराई से अध्ययन करें। बिल्कुल, पढ़ते रहें और नई चीजें एक्सप्लोर करते रहें। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।